जय हिंद। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। लगातार मैं आप लोगों के लिए आपकी भर्ती परीक्षा एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में जीके जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाने वाले। अगर आप 40 में से कम 30 का टारगेट लेकर के चलो, तभी आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा और आपका एनटीपीसी में इस बार सिलेक्शन हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में जीके जीएस के 40 प्रश्नों में से आपके कितने सही हो पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। एक का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आपके सामने कि बजट को किस सूची में रखा गया है। तो बताओ कौन सी सूची के अंतर्गत ये बजट आता है। तो बजट आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो कब अपनाया था संविधान सभा ने, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। यानी 3 का बी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उनका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 कि रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? बताओ कौन सी समिति ने सिफारिश की थी जिससे रेल बजट को अलग कर दिया गया था? तो ये समिति थी अकवर्त समिति। यानी 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 आ जाता है आप लोगों के सामने कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच स्थित चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? तो बताओ कितनी तीलियां हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र, इसमें कुल 24 तीलियां हैं। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 आ जाता है आपके सामने। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। तो बताओ किसके द्वारा पेश हुआ था स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट? तो ये पेश किया था आर के सन्मुख शेट्टी के द्वारा। यानी 6 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 7 आ जाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? बताओ कब अपनाया था। तो भारत सरकार ने 22 मार्च 1947 में अपनाया था। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो बताओ कौन सा है। तो आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये है डॉल्फिन। और कौन सी डॉल्फिन? गंगा की डॉल्फिन। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 आ जाता है आप लोगों के सामने कि भारत का प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन है? बताओ कौन है। तो भारत की प्रथम जो शास्त्रीय भाषा है वो है, आपको पता है, तमिल। यानी 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहां पर हुआ था? तो बताओ कहां पर हुआ था। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो 1975 में हुआ था ये नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। 10 का डी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 है कि सैन वेट का संबंध किससे है? तो बताओ किससे है। तो सैन वेट का जो संबंध है ये उत्पाद शुल्क से। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा ये सुमेरियन को माना जाता है। यानी 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? बताओ कुल कितनी भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में जो टोटल भाषाओं की संख्या है वो है 22। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो बताओ इसे कहां से लिया गया है सत्यमेव जयते को। फिर संख्या 14 का आंसर आपको बताना है। जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे आपको एक क्लास है प्रोवाइड कराई जा रही है। बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग की भी क्लासें कराऊंगा। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडकोपनिषद से। यानी
14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, बताओ कौन सी भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है हिंदी। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 16 है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक युग का तुलसी ये मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का जो जनक है वो पाणिनि को माना जाता है। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो बताओ कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है ये है महाभारत। कौन सा है? महाभारत है। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बताओ किसको मिला था? तो हिंदी विषय के लिए जो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? तो बताओ किसने पेश किया था? तो सबसे अधिक बार जो बजट पेश करने का श्रेय जाता है ये मोरारजी देसाई को जाता है इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बताओ किसको जाना जाता है? तो भारत के शेक्सपियर के नाम से कालिदास को जाना जाता है। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 22 है कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो बताओ कब अपनाया था संविधान सभा के द्वारा? तो जनगण मन जो हमारा देश का राष्ट्रीय गान है इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो बताओ कितना लगता है? तो राष्ट्रगान को गाने में जो समय लगता है वो 52 सेकंड लगता है। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है आप लोगों के सामने कि राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? तो कितना लगता है? तो राष्ट्रगीत को गाने में जो समय लगता है वो लगता है 65 सेकंड। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 25 है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? ये तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 112 में। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 27वें नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता हैं, तो बताओ कौन हैं? तो राष्ट्रगान जनगण मन के जो रचयिता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? तो बताओ राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था भारत सरकार ने? तो ये अपनाया था 28 जनवरी 1950 को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग बताओ कि 28 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं और आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की है कि आपने 28 में से कम 20 प्रश्न तो आप लोगों ने करेक्ट कर ही लिए होंगे। इतने आसान प्रश्न है कि आप लोग कह नहीं सकते हो और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 29वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष वो है बरगद। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि महाभारत के रचयिता कौन है? बताओ कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता है वो है वेद व्यास। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो बताओ कब मनाते हैं हिंदी दिवस? तो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक उसके लिए सॉरी। तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है, तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो कब मिला था तमिल को? तो तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में मिला था। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आप लोगों के लिए
33वां है, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो कितनी भाषाओं को है? तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषाओं हैं। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में गाया गया? तो बताओ कौन से अधिवेशन में ये राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था? तो ये कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? बताओ कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो ये कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? बताओ कौन से ग्रंथ में किया गया था? तो वंदे मातरम का जो प्रथम प्रकाशन है ये उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो बताओ राष्ट्रगान का प्रकाशन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? कौन सी पत्रिका में हुआ था? तो ये हुआ था तत्वबोधिनी पत्रिका में। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल ये है कमल। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो बताओ कौन है? तो वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के इस सेट का, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? तो किसके द्वारा ये झंडा गीत लिखा गया? तो श्यामलाल गुप्त ने लिखा है झंडा गीत। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।